हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। तो गॉस लॉ हमने पिछले वीडियो में पढ़ा, उसका डिस्क्रिप्शन भी मिलेगा आपको इस वीडियो में के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो लिंक मिल जाएगा आपको। तो ये गॉस लॉ की बड़ी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं और ये गॉस लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में मदद करता है। तो आज हम पढ़ेंगे, आइए हेडिंग लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। फील्ड ड्यू टू एन infinitely long straight straight uniform wire which is a conductor. Electric field due to an infinitely long straight uniform wire. वायर क्या है? एक करंट कैरिंग कंडक्टर है। तो कितनी प्रॉपर्टीज हो गई? इनफाइनाइटली लॉन्ग है, स्ट्रेट है, एकदम सीधा है, यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म मींस उसकी जो रेडियस है वो कहीं पर भी वेरी नहीं कर रही, और कंडक्टर भी है, यानी वो करंट कैरी कर सकता है। तो ये हम बनाते हैं बोर्ड पे। देखिए, ये एक वायर है, ये मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है। पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा है ये वायर। अब इसकी वजह से आर डिस्टेंस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, हमें इसकी डेरिवेशन करनी है यूजिंग गॉस लॉ। ठीक है बच्चों? तो इसमें हमें ये पता है कि लैम्डा है चार्ज पर यूनिट लेंथ। अगर हम चार्ज कूलम में लें और लेंथ मीटर में, तो इसकी यूनिट हो जाएगी कूलम पर मीटर। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज, पर यूनिट लेंथ के हिसाब से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसका यह अर्थ है कि हम ये नहीं कह सकते कि साहब क्यू चार्ज है इस वायर में। अब अगर हम एक पर्टिकुलर पॉइंट P जो कि R डिस्टेंस पे है इस वायर से, हमें यहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P जो कि R डिस्टेंस पर है। यहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि Q फिक्स चार्ज नहीं है इस वायर में। वायर में जो चार्ज है पर यूनिट लेंथ के हिसाब से वेरी कर रहा है। अगर 1 मीटर का तार है तो चार्ज लैम्डा होगा, लैम्डा कूलम। अगर 2 मीटर का चार्ज है तो उसी हिसाब से वेरी कर जाएगा। ठीक है? तो यहां पर ये चार्ज फिक्स नहीं है। ऐसे केसेस में गॉस लॉ हमारी बहुत मदद करता है। अब आप देखिए कैसे हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ये डेरिवेशन होगी जो कि एग्जाम में पूछी जाती है, 12th के बोर्ड के एग्जाम्स में। इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं।
चलो अभी तो ये मिटा दें, ठीक है। डस्टर राजा कहाँ है? ये आ गए हमारे डस्टर राजा। चलो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम गॉस लॉ यूज करेंगे, लिख लेते हैं। वी विल अप्लाई गॉस लॉ टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसमें सबसे पहले क्या करना होगा, हमें एक गॉसियन सरफेस इमेजिन करना होगा एट अ डिस्टेंस आर, यानी पॉइंट पी, और वो गॉसियन सरफेस सिमेट्रिकल होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले हमें एक सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस इमेजिन करना है और उसे यहां बनाना है। पहला, वी हैव टू इमेजिन a symmetrical Gaussian surface। ठीक, ये स्पेलिंग गलत हो गई भाई, इनफाइनाइटली लॉन्ग। स्पेलिंग सही कर लेना बच्चों। एक लॉन्ग वायर के चारों तरफ अगर गॉसियन सिमेट्रिकल सरफेस इमेजिन करना है, द बेस्ट इज सिलेंडर। क्यों, यह हम अभी डिस्कस करते हैं। अब जैसे ही सिलेंडर इमेजिन कर लिया, एक सिलेंडर जिसकी रेडियस आर होगी, अब यहां पर भी आर डिस्टेंस, ये आर बिल्कुल सही है। ये अपर सरफेस हो गया, गलत हो गया थोड़ा सा, डॉटेड लाइन से शो करेंगे ना इमेजिनरी सरफेस। ये देखो, ये उसका अपर सरफेस हो गया इमेजिनरी सरफेस का। गलत बन गया। चलो अब सही बनाते हैं, बिल्कुल बढ़िया। ये बन गया था, ये हो गया पॉजिटिव चार्ज। ये एक सिमेट्रिकल सरफेस है। अच्छा, गॉस लॉ लगता है, ये आपको पता ही होगा, 3D क्लोज्ड सरफेस। तो ये एक क्लोज्ड सरफेस है, ऊपर और नीचे से ये बंद है और सिलेंड्रिकल शेप का है, ठीक है। इट इज अ गॉसियन सरफेस। अब हमने सिलेंडर ही क्यों अज्यूम करा, ये आपको समझाते हैं। अब इसमें देखो तीन सरफेस हैं, एक तो ये बॉटम, ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का, ये भी सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का टॉप सरफेस, और ये बीच का सिलेंडर। तीन सरफेसेस हो गए। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन होगी ये, एट ए डिस्टेंस आर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। अगर इधर देखें दूसरी तरफ तो ये डायरेक्शन है। तो आप ये देखिए, जब ये एट ए डिस्टेंस आर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा, चाहे हम इधर देख लें इस डायरेक्शन में या
दूसरी डायरेक्शन में देख लें, अपने राइट हैंड साइड की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा। और अगर हम इस ऊपर वाले सरफेस पे देखें, इस वाले पे, तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। ठीक, तो पहली कंडीशन क्या है, हमने क्यों सिलेंडर चुना है? बिकॉज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम। तो ये लिख लेते हैं, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम एट एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस। अब हम ये देखें कि दूसरी चीज क्या इंपॉर्टेंट हो जाती है गॉस लॉ के केस में। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट होती है एरिया, एरिया वेक्टर। अगर हम यहां पर मान लो हम सरफेस पे कोई छोटा एरिया लें डी ए, तो ये होगा आपका एरिया वेक्टर डी ए। सही है? कहीं अगर यहां ले लेंगे तो ये होगा एरिया वेक्टर डी ए। तो जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस सरफेस पे, ये जो ऐसा सरफेस है सिमेट्रिकल, इस पे सेम है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन सेम है। अगर हम एंगल की बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के एंगल की, तो इन दोनों के बीच का एंगल है 0 डिग्री। ठीक, तो दूसरा पॉइंट क्या है, थीटा मींस एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर इज 0 डिग्री। इस सरफेस में तो 0 है। टॉप सरफेस पे बात करें तो जो एरिया वेक्टर है वो परपेंडिकुलर होगा, ये जा रहा है एरिया वेक्टर आपका, एरिया वेक्टर इज दिस, और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ये है। तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और ये एरिया वेक्टर, इन दोनों के बीच का एंगल है 90 डिग्री। अगर बॉटम सरफेस की बात करें तो यहां पर भी एंगल है 90 डिग्री। ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और ये आपका एरिया वेक्टर नीचे जा रहा है, ये एरिया वेक्टर ऐसे जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऐसे। किसी भी पॉइंट पे ले लो आप इस सरफेस पे, एरिया डाउनवर्ड होगा, एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऐसे। तो हर पॉइंट पे एंगल क्या होगा इन दोनों के बीच, 90 डिग्री एंड 90 डिग्री। यानी कि सिर्फ दो एंगल है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच। इस वाले सरफेस पे 0 और इस वाले टॉप और बॉटम सरफेस पे 90 डिग्री, और ये गोल सिमेट्रिकल सरफेस पे 0। तो इसलिए हमने सिलेंड्रिकल सरफेस अज्यूम करा है एक वायर के केस में। और सिलेंड्रिकल सरफेस को हम कहते हैं गॉसियन सरफेस, जिसे हमें इमेजिन करना पड़ता है। और हम एक सिमेट्रिकल सरफेस क्यों इमेजिन करते हैं, जिससे कि हमारी कैलकुलेशंस इजी हो जाए। अब अभी तक की बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है बच्चों। अब जो है हमारी जो फर्दर कैलकुलेशंस होंगी वो बहुत सिंपल है, क्योंकि हम 60% रास्ता अपना तय कर चुके हैं। ये सिलेंडर की लेंथ हम मानते हैं L है। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ 3D क्लोज सरफेस इज इक्वल टू, क्या होता है, ये क्लोज सरफेस को रिप्रेजेंट करता है इंटीग्रेशन E डॉट dA
दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस थीटा, कॉस थीटा। अब हम हमारे पास यहां तीन सरफेस हैं, पहला ये, दूसरा टॉप सरफेस और तीसरा ये बॉटम सरफेस। तो ये जो हो जाएगा इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस थीटा, दिस इज इक्वल टू पहला सरफेस पे क्या होगा, ई इलेक्ट्रिक फ्लक्स, डी एरिया वेक्टर, कॉस थीटा क्या होगा यहां, थीटा 0 डिग्री, प्लस सेकंड सरफेस के लिए ई इलेक्ट्रिक फील्ड, डीए एरिया कॉस थीटा, थीटा क्या होगा यहां 90 डिग्री, सेकंड सरफेस ये है ना 90 डिग्री, प्लस थर्ड सरफेस के लिए ई इलेक्ट्रिक फील्ड, डीए एरिया कॉस, एंगल कितना है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच 90 डिग्री। ये दोनों कंपोनेंट 0 हो गए, रह क्या गया बस ये cos 0 इज 1, cos 90 इज 0, cos 90 0, भाई ये रह गया। दिस इज इक्वल टू 5 ई डी ए। इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस पे हर पॉइंट पर कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम है, क्योंकि आर डिस्टेंस पे निकालना है, यानी पॉइंट पी पे निकालना है हर जगह। आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, कांस्टेंट रहेगी, तो ये ई बाहर ले सकते हैं, डी ए ब्रैकेट में लिख लो, सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट। ये बात हमने पहले भी लिखी है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम एट एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस, उसका मैग्नीट्यूड भी सेम है, ठीक है, क्योंकि चार्ज क्या है लैम्डा पर यूनिट लेंथ के हिसाब से, इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट। फ्लक्स इक्वल टू, चलिए यहां लिख लेते हैं, नेट फ्लक्स इज इक्वल टू ई डी ए, यहां तक पहुंच गए हम। एल लेंथ है सिलेंडर की, आर रेडियस है, तो ये जो एरिया है टोटल, ये क्या हो जाएगा 2 पाई आर एल, 2 पाई आर एल। याद है हमने क्लास 8 9 में भी पढ़ा था कि अगर हम इस शीट को काट दें तो ये एक रेक्टेंगल हो जाएगी, ठीक, उस रेक्टेंगल की लेंथ क्या होगी, मतलब अगर हम रेक्टेंगल को खोल दें तो वो क्या होगा 2 पाई आर, ठीक है, इस तरीके का एक रेक्टेंगल बन जाएगा। यहां छोटा सा बना देंगे, यहां बना देते हैं, अगर हम इसे खोल दें तो ये हो जाएगा 2 पाई आर, काट दें हम इसे और ऐसे खोल दें, रेक्टेंगल की शेप ले लोगे और ये लेंथ हो जाएगी, तो एरिया कितना हो जाएगा 2 पाई आर इंटू एल, तो ये हो गया ई 2 पाई आर इंटू एल, ये हो गया नेट फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई आर एल। अब हम लगाएंगे गॉस लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, ठीक है, चलिए साहब गॉस लॉ लगाते हैं, लेकिन उससे पहले हमें रब करना होगा। चलो ये रब कर देते हैं बच्चों। तो हमें दे रखा है लैम्डा इज चार्ज पर यूनिट लेंथ, कूलम पर मीटर इसकी यूनिट है। अब इस सिलेंडर की अगर बात करें, एल लेंथ पे कितना चार्ज होगा, चार्ज इन लेंथ एल इज लैम्डा एल, ठीक, ये होगा कूलम में, लैम्डा एल इज द चार्ज इन लेंथ एल।
इसको हम ऐसे लिख लेते हैं Q इक्वल टू लैम्डा एल। देखो बच्चों, अब गॉस लॉ लगाया जाए, अगर हम गॉस लॉ लगाते हैं, है ना, लगा देते हैं साहब। तो गॉस लॉ क्या कहता है? नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक। अच्छा बच्चों, ये गॉस लॉ नहीं था, गॉस लॉ ये है, समझ गए? हमने क्या निकाला था? ये नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू E 2πrl इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया हमारा। चलो भाई नीचे से मिटाते चलो, बच्चों ने नोट कर ही लिया होगा, बच्चे समझदार हैं। तो Q क्या हो गया? लैम्डा एल। तो वैल्यू रख देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 1/2πrl Q बाय एप्सिलॉन नॉट। अब Q की वैल्यू रख दो, E इज इक्वल टू 1/2πrl लैम्डा एल बाय एप्सिलॉन नॉट। एल से एल कट गया, तो ये आ गया हमारा फाइनल एक्सप्रेशन। E इक्वल टू 1/2π एप्सिलॉन नॉट, एक साथ ले लो, लैम्डा बाय आर। दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। फाइनल एक्सप्रेशन, इसका प्रूफ आता है एग्जाम में, और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं। न्यूमेरिकल तो कंपटीशन में भी आ जाते हैं, नीट, जेई, ठीक है। तो अब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, और अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो आउटवर्ड होती है, निगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड होती है। ये लिख लेते हैं हम, इफ चार्ज इज पॉजिटिव, दिस मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड is outward. If charge is negative, electric field is inward. अगर यहां नेगेटिव चार्ज होता तो यही इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ होता, ऐसे, ठीक है, ऐसे। क्योंकि पॉजिटिव है इसलिए आउटवर्ड, यह बात ध्यान रखना, ठीक है बच्चों। चलो अब एक न्यूमेरिकल करते हैं। क्वेश्चन है, डिटरमाइन तो बच्चों क्वेश्चन है, डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम अ लॉन्ग वायर कैरिंग अ चार्ज ऑफ -0.001 कूलम पर मीटर। ठीक है बच्चों। अच्छा, ये जो लॉन्ग वायर होता है ये रिलेटिव लेंथ होती है,
मतलब कि एक बहुत लंबा तार है, मान लो कि 1000 मीटर लंबा तार है और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, वो सिर्फ 1 मीटर की दूरी पे निकालना है। तो जो तार की लंबाई है उस 1 मीटर के डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में बहुत ज्यादा है, तो इसलिए हम उसे कहते हैं लॉन्ग वायर। ठीक है, ये जो लेंथ है ये रिलेटिव है, समझ गए। तो ये क्वेश्चन है, सिंपल सा है, मैं बोर्ड के आगे से हट रहा हूं, आप खुद ट्राई करो। ठीक है, फिर मैं कराऊंगा सॉल्यूशन। आपने ट्राई किया होगा, मैं करता हूं इसे सॉल्व। सॉल्यूशन इसमें हमें दे रखा है एट ए डिस्टेंस, लैम्डा जो दे रखा है चार्ज -0.001 कूलम पर मीटर, और जो डिस्टेंस r है जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वो दे रखा है 1 मीटर। और हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाय r। ठीक है, अब ये वैल्यूज रखो, लैम्डा की, एप्सिलॉन नॉट की और r की, और फटाफट आंसर निकाल दो। चलो देखो ये क्या हो जाएगा, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, ये इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस 8.85 इंटू 10⁻⁻12। लैम्डा क्या है, अभी तो मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, माइनस साइन नहीं ले, 0.001 कूलम पर मीटर डिवाइडेड बाय r इज ऑल्सो 1। ठीक, अब इसे सॉल्व करो। इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आएगा आपका 18 इंटू 10⁻6, यूनिट होगी न्यूटन पर कूलम। यह है हमारा आंसर। तो इन्होंने मैग्नीट्यूड पूछा है, हमने निकाल दिया। एक चीज और, डायरेक्शन कैसी होगी जब निगेटिव चार्ज है, चार्ज में साइन दे रखा है माइनस का, तो डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की इनवर्ड नॉर्मल। मींस जैसे ये लंबा सा वायर है, यहां निगेटिव चार्ज है, तो ये निगेटिव चार्ज कैरी कर रखा है इसने, और यहां पर हमसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा गया है एट ए डिस्टेंस r। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो ये हो गया, लेकिन डायरेक्शन होगी ये, इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा पॉइंट P, उसकी डायरेक्शन होगी नॉर्मल इनवर्ड। अगर पॉजिटिव चार्ज होता तो नॉर्मल आउटवर्ड। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। आप सोच रहे होगे कि सर ने बड़ा सिंपल क्वेश्चन कराया, लेकिन क्वेश्चन सिंपल तभी होता है अगर उसका कंसेप्ट आपको पता है। इसका कंसेप्ट आपको पता था, आपको क्वेश्चन बहुत सिंपल लगा। अगर ये वाली बात आपको ना पता होती, ये फॉर्मूला ना पता होता, और लॉन्ग वायर का कंसेप्ट आपको नहीं पता होता, तो यही क्वेश्चन टफ की कैटेगरी में आ जाता। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में। ये मत समझना कि ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं आएगा, क्या आ सकते हैं, मैग्नीट्यूड भी पूछ सकता है और डायरेक्शन भी पूछ सकता है। ठीक है बच्चों, लेक्चर आज का यहीं समाप्त करते हैं। बाय, सी यू। खुश रहो, खूब फलो फूलो और मेहनत करो, अपने माँ बाप का नाम रोशन करो।